तो हेलो स्टूडेंट्स, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीआरपीसी के सेक्शन 190 से और 199 पर आधारित कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप अगर हमारे चैनल लाइव स्टडी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास मैंने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें जिससे कि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन लाइव स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप फ्री एवं पेड दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज का लाभ तथा स्टडी मटेरियल का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में लाइव स्टडी लिखना होगा तथा कुछ इस तरह के इंटरफेस बनी हुई एप्लीकेशन को अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड जीमेल आईडी के साथ मोबाइल नंबर तथा स्टूडेंट साइट से आप इसको साइन अप करें। साइन अप करने के बाद सीधे सीधे आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको 20 प्रश्न प्रतिदिन की एक हिंदी माध्यम रेगुलर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है जिससे आप विभिन्न राज्यों की न्यायिक परीक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी तथा लाइव स्टडी डिस्कशन को आप ज्वाइन कीजिएगा। लाइव स्टडी डिस्कशन ये आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तथा लाइव स्टडी ये ऑफिशियल चैनल है। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, फेसबुक पेज का लिंक भी है। फेसबुक पेज लाइव स्टडी 123 तथा इंस्टाग्राम पेज law.study-123 को आप ज्वाइन करें। साथ ही हमारी लाइव क्लासेज सीआरपीसी की लाइव क्लासेज चल रही हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये क्लास चलती है। हिंदी माध्यम से है। अगर आप ये क्लासेज किसी भी राज्य की परीक्षा के संदर्भ में हमारे साथ हम पढ़ना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9219160065 पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9219160065 पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी आवश्यक जो बातें हैं क्लास के संबंध में वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बताई जाएंगी। कल सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ करके सीआरपीसी की लाइव क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। एक क्लास ये कल से प्रारंभ हो रही है। सेक्शन 154 से लेकर के 176 पर आधारित ये क्लासेज है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह यूट्यूब पर ये क्लास लाइव रहेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं हम एमसीक्यूज को। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है एक बार बता दीजिएगा, उसके बाद क्लास को आगे प्रारंभ करते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर आ रही है तो आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्लियर बोल, ओके। देखिए, चैप्टर 15 जो कि कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों के संबंध में है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले समझिएगा कि कोई भी कार्यवाही मजिस्ट्रेट के द्वारा जब अपने न्यायालय में प्रारंभ की जाती है तो उससे पूर्व उसे कुछ कार्रवाई का तात्पर्य यह है कि जो ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारंभ होना है किसी अभियुक्त व्यक्ति को लेकर के या कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को लेकर के, किसी मामले को लेकर के, तो उससे पहले मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ अपेक्षित शर्तें हैं, कुछ अपेक्षित कार्रवाइयां हैं जिन्हें कंप्लीट करना होता है, जिनमें कि एक स्टेज है संज्ञान लिए जाने की। उस मामले में जो मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष आया है उस मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिया जाना है। संज्ञान लेने के बाद फिर उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अब संज्ञान लिया जाना अर्थात मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके संबंध में पूरी जानकारी का होना, उसे संज्ञान अर्थात उसे अपने ज्ञान में लेना। इसके संबंध में संज्ञान से संबंधित जो सेक्शन हमारे सेक्शन 190 से लेकर के सेक्शन 199 तक पूरा ये चैप्टर आता है। इसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से पहले, जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है तो संज्ञान लेने से पहले उस मामले की जांच करता है। ठीक है, उस मामले की जांच करता है। जांच करने के बाद फिर कॉग्निजेंस अर्थात संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद फिर उसका ट्रायल या विचारण प्रारंभ होता है। विचारण प्रारंभ होने से पहले उस व्यक्ति पर को चार्ज फ्रेम किया जाता है या उस व्यक्ति पर चार्ज फ्रेम या आरोप लगाया जाता है। ठीक है, चार्ज फ्रेम होने के बाद तब विचारण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो हमारे पास यहाँ पर
प्रश्न पहला दिया गया है कि किस बात में ये निर्धारित किया गया था कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने या संज्ञान लेने के समय, ध्यान से समझिएगा, दो कंडीशन दे रखी हैं, एक है आरोप विरचित करते समय और दूसरा है संज्ञान लेने के समय। जब आरोप विरचित किया जाता है उसके बाद सीधे सीधे विचारणा की कार्रवाई प्रारंभ होती है, और जब संज्ञान लिया जाता है तो संज्ञान जांच के बाद की स्टेज है, जांच के बाद संज्ञान होता है और संज्ञान के बाद फिर व्यक्ति का विचारण प्रारंभ होता है। उससे पहले उस पर चार्ज फ्रेम या आरोप तय किए जाते हैं। तो आरोप विरचित करने या संज्ञान लेने के समय अभियुक्त को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अब हम यहाँ पर दस्तावेज, ध्यान से समझिएगा, कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात आ रही है, ठीक है। दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है उस समय पर, जबकि आपके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जा रहा हो। आप ये कहें नहीं साहब ये मेरे हित में या मेरे को बेगुनाही साबित करने वाले ये दस्तावेज हैं, तो ऐसे कोई भी दस्तावेज आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें 4 केसेस दिए गए हैं। अनिल राय बनाम बिहार राज्य का मामला, उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाड़ी का मामला, वानी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला और प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य का मामला। तो इनमें सही आंसर है इसका उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाड़ी का मामला, जिसमें यह कहा गया था, 2004 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने या संज्ञान में लेने के समय अभियुक्त को कोई भी दस्तावेज पेश करने का अधिकार नहीं होता है। प्रश्न है कि दंड प्रकार संहिता की धारा, दंड प्रकार संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है? कौन से सेक्शन में संज्ञान शब्द को परिभाषित किया गया है, बताइएगा सही आंसर क्या है, किसमें संज्ञान शब्द की परिभाषा दी गई है। तो देखिए संज्ञान शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन क्रमांक डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। बाकी आपको 4 ऑप्शन में 2C 190 100 और 200 ये दिए गए हैं, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक इसका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञान लिए जाने के स्तर पर मजिस्ट्रेट को देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है? अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर कार्रवाई करने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है अथवा नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की रचना करने हेतु प्रथम दर्शनीय आधार है अथवा नहीं है। तीसरा है कि साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण अथवा मूल्यांकन सामग्री के संदर्भ में करते हुए एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। दंड प्रकार संहिता 1973 की धारा 190 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण अथवा जो एविडेंस उसके साथ आए हैं, जो पुलिस रिपोर्ट के साथ में जो भी एविडेंस आए हैं उनको देखता है, ठीक है। संज्ञान लेने से पूर्व उनकी जांच करता है अथवा मूल्यांकन उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में करेगा, और जब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तभी वो उसका संज्ञान करेगा। अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई का पर्याप्त आधार है या नहीं है और आरोप की विरचना हेतु पर्याप्त आधार है या नहीं है, इसको विचारण के स्तर पर न कि संज्ञान के लिए देखा जाता है, ठीक है। ये सब कुछ चीजें विचारण के ट्रायल के समय ट्रायल के लिए देखी जाती हैं, बाकी अन्य मामलों से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। प्रश्न है कि संज्ञान लेने का मूल क्षेत्राधिकार किसके पास होता है? एक मजिस्ट्रेट के पास होता है, एक सेशन जज के पास होता है, उच्च न्यायालय में होता है, उपरोक्त सभी में होता है। तो संज्ञान लेने का मूल क्षेत्राधिकार ये एक मजिस्ट्रेट के पास होता है, और सेक्शन 190 ये प्रावधान करता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी मामले का संज्ञान लेगा, लेकिन अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को इसके संबंध में कोई विशेष पावर दी जाती है जिनका वो विचारण कर सकते हैं, तो वो भी संज्ञान लेने के लिए सशक्त किए जा सकते हैं। सेक्शन 190 के तहत अपराध का संज्ञान का मूल क्षेत्राधिकार लिए जाने के संबंध में ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को होता है। प्रश्न दिया गया है कि एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है स्वयं अपनी जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद प्राप्त होने पर या सभी। तो एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर, पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, परिवाद प्राप्त होने पर या ये सभी था, ठीक है। तो ऑप्शन क्रमांक डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि ये सभी ऑप्शन यहाँ सही है, जिसके संबंध में सेक्शन 190 प्रावधान करता है। प्रश्न अगला है कि किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध का जिसकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, दंड प्रकार संहिता 1973 की धारा 190 1 के अंतर्गत संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकती है या सकता है।
तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को कौन करता है? ये करता है CJM। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को इसके संबंध में अपराधों का संज्ञान लेने के संबंध में जिनकी कि वो अधिकारता रखता है विचारण की, उनके संबंध में उसको पावर दी जा सकती है। तो ये किया जाता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। ऑप्शन क्रमांक 20 का करेक्ट आंसर है। और 190 का 2 इस संबंध में प्रावधान करता है। ये कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। प्रश्न है कि मजिस्ट्रेट परिवाद पर मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में परिवाद पर मजिस्ट्रेट राय अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में 2 सिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है। प्रथम दृष्टया अभियुक्त का कोई भी संभाव्य बचाव नहीं है, अभियुक्त निर्दोष नहीं है या संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार। तो मजिस्ट्रेट के पास संज्ञान लेने के लिए जब पर्याप्त आधार होते हैं, ठीक है, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन क्रमांक डी है। संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में संज्ञान लिए जाने के लिए पर्याप्त आधार होते हैं। 190 का ए ये कहता है कि मजिस्ट्रेट परिवाद अर्थात कंप्लेंट पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार हैं। प्रश्न है कि स्वतंत्र अधिकार रहते हुए कोई भी मजिस्ट्रेट कब अपराध का संज्ञान पर सूचना मिलते ही ले सकता है? कब अपराध का संज्ञान सूचना मिलते ही ले सकता है? पहला है कि जब आरक्षी अफसर के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति से सूचना प्राप्त हुई हो, खुद के प्रख्यान पर या खुद की जानकारी पर या ए और बी दोनों या उच्च न्यायालय के आदेश पर। बताइए कब स्वतंत्र अधिकार रहते हुए कोई मजिस्ट्रेट कब अपराध का संज्ञान सूचना मिलने पर ले सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, सही आंसर आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी। दंड प्रकार संहिता 1973 की धारा 190(1)(c) में यह उपबंधित किया गया है कि उपधारा 2 के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना या स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है। प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अधीन एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को विचारण के लिए अपने अधीनस्थ सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है? ठीक है, अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है। किस सेक्शन में है ये पूछा गया है, बताइएगा। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीजेम है उस सीजेम के द्वारा किस धारा के अधीन एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात, ठीक है, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात आ रही है कि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात में, तो ऑप्शन क्रमांक सी इसका सही आंसर है सेक्शन 192। दंड प्रकार संहिता 1973 की धारा 192(1) के अनुसार कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले की जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। प्रश्न है कि सीआरपीसी 1973 की धारा 192 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। पहला दिया हुआ है कि अपराध का संज्ञान करने से पहले, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात में, अपराध का संज्ञान करने से पहले या उसके बाद में, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूर्व में अभी पढ़ाया था कि अपराध का संज्ञान करने के बाद में उसको मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा। प्रश्न के दंड प्रकार संहिता की कौन सी धारा सत्र न्यायालयों को अपराधों को आरंभिक अधिकारता के रूप में संज्ञान लेने से रोकती है? जब तक कि मामले को किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा भेजा न गया हो, जब तक मामला किसी मजिस्ट्रेट ने न भेजा हो तब तक वो उस मामले में संज्ञान लिए जाने से बाधित करती है, रोकती है। 193, 194, 195 और 196। ठीक है, बताइएगा सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका 193 193 के अनुसार कोई भी सेशन या सत्र न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि मामले मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 209 के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा सपोर्ट न किया गया हो। ठीक है, 209 के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा सपोर्ट न किया गया और 209 के तहत जो कार्रवाई है वो लोक अभियोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा की जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास मजिस्ट्रेट के यहाँ से फाइल वहाँ जाती है, वहाँ जाने के बाद फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अवगत कराया जाता है और वो, क्योंकि ये पूरा कार्य कार्यालयों के अंदर ही अंदर चलता रहता है, ठीक है, तो पीपी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में कार्रवाई को मजिस्ट्रेट के समक्ष रखेंगे। प्रश्न के सत्र न्यायालय के बारे में क्या सही है? उपार्पण के बिना संज्ञान ले सकता है, ठीक है, कमिटल, ठीक है, उपार्पण कमिटल किया जाना
मामले का कमिटल नीचे से ऊपर की ओर जब मामला आता है तो कमिटल कहलाता है। उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है। पहला था संज्ञान ले सकता है, दूसरा है संज्ञान नहीं ले सकता, तीसरा है कि जिला दंडाधिकारी की सिफारिश पर संज्ञान ले सकता है और संज्ञान ले सकता है बशर्ते कि चालान पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाए। ऑप्शन क्रमांक बी, उपार्पण अर्थात कमिटल के बिना संज्ञान नहीं ले सकता। जब तक कि नीचे की अदालत ने उसको मामले को कमिट करके नहीं भेजा हो तब तक वो संज्ञान नहीं लेंगे। यदि ये कहा जाए कि कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है, तब निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा? पहला है कि यह कथन गलत है, दूसरा है कि केवल ऐसे न्यायालयों जिनमें सहायक सत्र न्यायाधीश पीठासीन होते हैं के ही बारे में सत्य होगा, तीसरा है कि बिना किसी भी अपवाद के सत्य है, और चौथा है कि विधि के द्वारा उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़ करके ये सही है। समझिएगा प्रश्न को दोबारा। ये कहा गया कि यदि ये कहा जाता है कि कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है, जब तक कि नहीं ले सकता है, तो उसमें से कौन सा आंसर सही है? अब गलत तो नहीं है, बात तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कुछ अपवाद स्थितियां हो सकती हैं केवल ऐसे न्यायालयों जिनमें सहायक सत्र न्यायाधीश पीठासीन होते नहीं। सहायक सत्र न्यायाधीश से कोई मतलब नहीं है। डी है कि अपवाद के रूप में बिना किसी अपवाद के सत्य है, और चौथा है कि विधि के द्वारा उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़ करके सही है। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक डी इसका यहाँ पर सही आंसर है, विधि द्वारा उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़ करके ये सही है। सीआरपीसी की धारा 193 के अनुसार इस संहिता के द्वारा या तत्व प्रवर्त किसी विधि के द्वारा अव्यक्त रूप से ऐसा उपबंधित है जिसके सिवाय कोई भी सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको सपुर्द या कमिट नहीं कर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 के निम्नलिखित में से किस एक परिस्थिति में एक सेशन अदालत प्रारंभिक अधिकारता होते हुए आपराधिक मामलों में अधिकारी या लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकता है? कोई भी ऑप्शन दिया है कि कोई भी अवप्रेरणा का मामला, दूसरा है कि किसी भी अपराध को संगठित करने के लिए, और चौथा है कोई भी अपराध जो कि षड्यंत्र के तहत हुआ हो, और तीसरा था और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन क्रमांक डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। प्रश्न है कि जब कूट रचना की गई हो तो दस्तावेज न्यायालय की अवरक्षा में था, तब अभियोजन केवल निम्न प्रवाद पर ही संस्थित होगा। अभियोजक, न्यायालय और एडवोकेट जनरल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोबारा समझिएगा कि जब कूट रचना की गई है तो दस्तावेज न्यायालय की अवरक्षा में था, तब अभियोजन केवल निम्न के प्रवाद पर ही संस्थित होगा। अभियोजक के, न्यायालय के, एडवोकेट जनरल के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्रमांक 20 का सही आंसर है, न्यायालय के प्रवाद पर। सीआरपीसी का सेक्शन 195 ये कहता है, ये स्पष्ट करता है कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि कूट रचना की गई हो और दस्तावेज न्यायालय की अवरक्षा में हो, ठीक है, मैं था, तब अभियोजन न्यायालय या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसे कि यह न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे या किसी भी अन्य न्यायालय के जिसके अधीनस्थ है लिखित प्रवाद पर ही संस्थित करेगा। प्रश्न है कि धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय शब्द में क्या सम्मिलित है? सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, दंड न्यायालय या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन क्रमांक डी इसका यहाँ पर सही आंसर है, सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, दंड न्यायालय और उपरोक्त सभी। ठीक है, 195 का 3 सिविल न्यायालय, दंड न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा केंद्रीय या प्रांतीय अधिकरण जो होते हैं ये सभी न्यायालयों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न दिया गया है कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए एक साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन का संबंधित प्रावधान 195 के अंतर्गत है, 195 ए के तहत है, 196 के तहत है या 194 के तहत है? तो ये ऑप्शन क्रमांक ए इसका सही आंसर है, 195 के तहत है। सीआरपीसी की धारा 195 में लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार या अधिकार
के अवमान के लिए अभियोजन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न है कि किसी साक्षी या व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाने पर प्रवाद पेश किया जा सकता है। साक्षी या अन्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पुलिस कर सकती है, न्यायालय कर सकता है, या न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कर सकता है। तो ऑप्शन क्रमांक ए का आंसर यहाँ पर सही आंसर है, साक्षी या अन्य कोई भी व्यक्ति। प्रश्न है कि निम्न में से किस अपराध का संज्ञान न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ही ले सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, किस अपराध का संज्ञान न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के भी ले सकता है। पहला ऑप्शन दिया है 124A आईपीसी 1860, दूसरा है 153A, तीसरा है 505 का पहला, और चौथा है 216 का पहला। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। चलिए, ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, 505 का पहला। सीआरपीसी की धारा 196 का फर्स्ट ये कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 6 के अधीन धारा 153A, 295 तथा 505(1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का अथवा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108A में वर्णित किसी भी दुष्प्रेरण का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा। प्रश्न है कि क पर भाषा के आधार पर दो समूहों के मध्य दुश्मनी फैलाने का आरोप है। इस अपराध का न्यायालय के द्वारा संज्ञान लेने से पूर्व सीआरपीसी के अंतर्गत किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, उसको भाषा के आधार पर दो समूहों के बीच में दुश्मनी फैलाने का उस पर आरोप है। तो इस अपराध का न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिए जाने से पूर्व सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत उसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। जिला मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर सही आंसर है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न है कि लोक सेवकों के विभाजन से संबंधित प्रावधान किस सेक्शन में है। तो ये आपका 197 के अंतर्गत ऑप्शन क्रमांक 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न है निम्नलिखित में से दंड प्रकार संहिता 1973 की कौन सी धारा न्यायाधीशों के विभाजन से संबंधित है। 195, 196, 197, 198। तो ऑप्शन क्रमांक सी 197। प्रश्न है कि दंड प्रकार संहिता की धारा 197 निम्नलिखित में से किसे अभियोजन से रक्षा प्रदान करती है। तो ये करती है आपके न्यायाधीशों को। ठीक है, न्यायाधीशों को अभियोजन से रक्षा प्रदान करती है, ऑप्शन क्रमांक सी। प्रश्न है कि न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किसमें है। 179, 192, 197 या 297। तो ये 197 में ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्न केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए। कौन सा केस है जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में डायरेक्शन जारी किए गए थे। ये था आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेज गुजरात राज्य का मामला। ठीक है, तो ये ही आंसर इसका सही आंसर है। ये आपका ऑप्शन क्रमांक सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकरण में यह धारित किया गया है कि धारा 197 दंड प्रकार संहिता संवैधानिक रूप से वैध है। ये 4 केस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन क्रमांक डी इसका सही आंसर है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये डिसाइड किया गया था, धारित किया गया था कि 197 जो सीआरपीसी है वो संवैधानिक रूप से वैध है। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का मामला, ये सेक्शन 497 को लेकर के आईपीसी के तहत अपराध को होने वाले अपराध को 497 के तहत होने वाले अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाना। नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, इसमें सेक्शन 377 से संबंधित भारतीय दंड संहिता को आंशिक रूप से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और नाज फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सेक्शन 377 भारतीय दंड संहिता 1860 पर आधारित ये निर्णित बात है। ठीक है, काफी फेमस केस रहा है। प्रश्न है कि अभियोजन की पूर्व स्वीकृति का प्रावधान संबंधी
जो धारा है 197 वो सीआरपीसी के अधीन उसको संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, सीआरपीसी के अधीन इन सेक्शन के अंतर्गत होने वाली कार्रवाई में किसको संरक्षण प्राप्त है? ये आपका पहला है सभी लोक सेवकों को प्राप्त है, केवल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेटों को प्राप्त है। और तीसरा है कि संघ के सशस्त्र बल के किसी भी सदस्य तथा राज्य सरकार के यथा निर्दिष्ट बल के सदस्य को जबकि उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जबकि वह अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कोई भी कार्य कर रहा था अथवा ऐसा करना तात्पर्य था। ठीक है, तो एबीसी तीनों जो विकल्प दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। वन 197 के अधीन अभियोजन की पूर्व स्वीकृति संबंधी जो संरक्षण है निम्नलिखित को प्राप्त है। पहला, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, लोक सेवक को, संघ के सशस्त्र बल के किसी भी सदस्य को, राज्य सरकार के यथा निर्दिष्ट बल के वर्ग या वर्ग के सदस्यों को और कितना प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर इसका डी इसका करेक्ट आंसर था। प्रश्न क्रमांक अगला है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन से संबंधित है? तो विवाह के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है 198 सेक्शन ए, सेक्शन ऑप्शन क्रमांक के 198। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट एमसीक्यू आपके साथ लेकर पुनः उपस्थित होंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। साथ ही कल सुबह हमारी जो क्लास है 6:50 से क्लास स्टार्ट होगी, आप ये क्लास लेना न भूलें। सीआरपीसी के सेक्शन 154 से प्रारंभ करते हुए इस क्लास को 176 तक, तो ये डेमो ट्रायल क्लास है। आप जो भी परीक्षार्थी हमारे साथ यहाँ जुड़ना चाहते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए हिंदी माध्यम में, वो सीधे जुड़ करके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके तथा 9219160065 पर आप व्हाट्सएप पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं।